प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज कक्षा 9 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान। हमने इसमें बताया कि 4 खंड किए गए हैं, जिसमें पहला खंड इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तीसरा नागरिक शास्त्र है और चौथा अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन, जिसमें से हमने भूगोल चैप्टर से पहला पाठ प्रारंभ कर दिया है। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि यदि हिमालय पर्वत ना होता, बंगाल की खाड़ी ना होती, अरब सागर ना होता, तो भारत के स्थिति पर, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। तो आइए आज उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उसका आंसर दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यदि हिमालय पर्वत ना होता तो, यदि हिमालय पर्वत ना होता तो भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है ये ना होती, क्योंकि जो मानसूनी पवनें होती हैं वह हिमालय पर्वत से टकराने के बाद पुनः भारत की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे भारत में मानसूनी वर्षा होती है। हिमालय पर्वत ना होता तो ये मानसूनी हवाएं आगे चली जाती और ये बहुत आगे निकल करके वर्षा होती, जिसका भारत से कोई लेना देना ना होता। इस तरह से हिमालय पर्वत के होने से भारत में मानसूनी वर्षा होती है। एक चीज़ और, चीन की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाएं यदि हिमालय पर्वत न होता तो उत्तरी भारत को पूरी तरह से यानी बर्फ़ से जमा देती, पूरा उत्तर भारत बर्फीला हो जाता। ये हिमालय पर्वत की देन है कि चीन की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाएं वह हिमालय पर्वत से टकरा करके और वहीं रुक जाती हैं। दूसरा है, यदि अरब सागर न होता तो, यदि अरब सागर न होता तो भारत के ऊपर उसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ता। तो बच्चों, अरब सागर ना होता तो भारत के पश्चिमी तट पर, भारत का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी तट है, वहाँ पर वर्षा ना हो पाती। ये जो वर्षा होती है ये अरब सागर के कारण ही होती है। वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुंबई में पर्याप्त बरसात होती है। ये जो वहाँ बरसात होती है ये अरब सागर की वजह से होती है। अरब सागर ना होता तो वहाँ का तापमान कुछ और होता, लेकिन अरब सागर की वजह से वहाँ का तापमान सामान्य रहता है। सिर्फ गर्मियों के दिनों में थोड़ा बहुत तापमान बढ़ता है, अदरवाइज वहाँ पर शीत ऋतु में तो ठंडी पड़ती ही नहीं। ये किसकी देन है? अरब सागर की है। तो अरब सागर ना होता तो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा न होती और वहाँ के तापमान में भी बहुत अंतर होता। ये अरब सागर की देन है। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो इसमें बनता था, यदि बंगाल की खाड़ी ना होती, यदि बंगाल की खाड़ी ना होती तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। तो बच्चों, यदि बंगाल की खाड़ी ना होती तो जो तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है यह वर्षा ना होती। तमिलनाडु में शीत ऋतु में घनघोर वर्षा होती है। ये पश्चिमी बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी है उसकी देन है। बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है और सीधे जाकर के तमिलनाडु में घनघोर वर्षा होती है। इतनी वर्षा होती है
किसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। यानी वहाँ पर ये वर्षा काफ़ी कुछ दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि वहाँ बरसात सबसे ज़्यादा शीत ऋतु में होती है, जो बंगाल की खाड़ी की देन है। तो ये है उत्तर आपका। यदि हिमालय पर्वत ना होता, यदि अरब सागर ना होता, यदि बंगाल की खाड़ी ना होती, तो ये सब पूरी तरह से इसका बेनिफिट भारत को मिलता है और मिलता रहेगा, जो कि प्राकृतिक ढंग से इसको संरक्षण का ये मिला हुआ है। एक प्रश्न और है, कन्याकुमारी और श्रीलंका में अंतर क्या है? मौसम, जलवायु, तापमान, इन सब का क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक के बीच का अंतर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कन्याकुमारी जो है यह विषुवत रेखा के करीब है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। जो विषुवत रेखा के समीप प्रदेश हैं, देश हैं, वहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर 30 अक्षांश उत्तर की तरफ है। इन्हीं कहने का मतलब काफ़ी अंतर है। यही वजह है जम्मू कश्मीर 30 अक्षांश उत्तर की तरफ होने की वजह से यहाँ के तापमान में, यहाँ के दिनचर्या में, यहाँ की दिन रात में काफ़ी अंतर रहता है। जबकि विषुवत रेखा कन्याकुमारी के पास होने की वजह से वहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। जम्मू कश्मीर में 30 अक्षांश उत्तर में होने की वजह से यहाँ ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है और शीत ऋतु में रातें बड़ी होती हैं। यही अंतर है कन्याकुमारी और श्रीलंका के बीच में। मुख्य अंतर यही है कि जम्मू कश्मीर में ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है, शीत ऋतु में रातें बड़ी होती हैं, जो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित होने के कारण, 30 अक्षांश उत्तर में स्थित होने के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो ये आज के टॉपिक में आप इसको समझ लीजिए। इसमें प्रश्न बनते हैं, कई प्रश्न बनते हैं अमूनन। जैसे काल बैसाखी किसे कहते हैं? काल बैसाखी क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश, तो देखिए वृष्टि छाया प्रदेश आपको बता देते हैं। इसमें जैसे जो तापमान के वजह से मानसून बनता है, मानसून बनने के बाद जो बर्फीली हवाएं हैं वह सीधे सीधे पर्वतों से टकराती हैं। पर्वतों से टकराने के बाद ये हवाएं ऊपर की तरफ चढ़ती हुई जाती हैं। यहाँ तक तो आने के बाद उसके बाद ये डाउन होती हैं, पर्वतों के बाद ये डाउन होती हैं। तो जो ये वाला भाग पड़ता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ मानसून नहीं आ पाता है, ठंडी हवाएं नहीं आ पाती हैं। इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। यहाँ तक ज़मीन से लेकर के जब मानसून बनता है तो यहाँ से सीधे पर्वतों की तरफ चढ़ती हैं और चढ़ने के बाद जब उतरने लगती हैं तो उस तरफ मानसून
शून्य टाइप हो जाता है। तो ये वाला भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो इसमें ऐसे ही हिमालय पर्वत में होता है। हिमालय पर्वत जो चीन की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाएं होती हैं उसको रोक देता है। अगर यही पर्वत न होता, न रोकता बर्फीली हवाएं को, तो भारत का जो उत्तरी भाग है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या होता, बर्फ़ से जमे रहते। यही सब इन सब का मुख्य कारण है। आज के टॉपिक में इतना ही दे रहे हैं आपको मैटर। अगले टर्न पर इसके आगे मैं बताऊंगा कि हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, उसकी ऊंचाई क्या है, भारत में पड़ने वाले कौन कौन से पर्वत शिखाएँ हैं, उनकी ऊंचाइयाँ क्या है। तो इन सब से संबंधित मैं आपको अगले टर्न पर बताऊंगा। इसको आप देखते रहें वीडियो को, जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट करके उसको आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।